हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एसआर शेवदा। जोग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीके बाय एसआर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी चर्चाएं हो रही थी राजस्थान जोग्राफी को लेकर, जिसमें हमने दो पार्ट के आधार पर राजस्थान के 33 जिले और भौतिक प्रदेश के आधार पर संपूर्ण जोग्राफी का हमने एक नज़र से देखने का जो पैटर्न बनाया था, उसमें हमारे दो पार्ट हो गए हैं। तीसरे पार्ट में कुछ मैटर बचा हुआ है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। हमने इन दो पार्ट के आधार पर संपूर्ण राजस्थान की ज्योग्राफी को देखा है कि राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी इन दो पार्ट के आधार पर कैसे चलती है, कड़ी वाइज कड़ी कैसे जुड़ती है। हमारी एक बात रह गई थी पशु संपदा के बारे में। पशु संपदा और जो मानव जो जनसंख्या है, इनका दोनों का विपरीत संबंध है। जिस क्षेत्र में मानव जनसंख्या कम मिलेगी, वहाँ पर पशु जनसंख्या अधिक मिलेगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि राजस्थान में जितने भी जो ज़्यादा भीड़ वाले जानवर हैं, जैसे हम बात करते हैं भेड़ है, बकरी है, इनकी हम बात करते हैं तो इनकी सर्वाधिक संख्या मिलेगी हमें पश्चिमी राजस्थान में। इसके बाद हम करते हैं, जैसे मान लो भैंस की बात करते हैं, ये एक जगह इसको बड़ा बाड़ा बना के इनको पाला जाता है, तो इनके लिए खुले विचलन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये हमारे को पूर्वी राजस्थान में मिल जाएगी। हम बात करते हैं गाय की, तो हमें सर्वाधिक उदयपुर में मिलती है, उसके बाद में अन्य टुकड़ों में भी मिलती है। हम बात करते हैं ऊँट की, तो हमारे को पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यातायात की सुविधा, टीलों की धोरों के अंदर चलने के लिए वहाँ पर एकमात्र ऊँट ही साधन है। हम बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात, तो हमारे को सर्वाधिक संपूर्ण पशुओं की हम बात करके देखें तो पश्चिमी राजस्थान में हमारे को पशु सर्वाधिक मिलेंगे। भेड़ बकरियां जो एक झुंड में रहती है, उनकी संख्या सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। बात करते हैं ऊँट की, वो हमारे को पश्चिम में मिलेगा। बात करते हैं भैंस की या अन्य किसी हम पशु की बात करते हैं जिनको एक जगह रख के पाला जाता है, तो वो हमारे को पशु मिलेंगे कहाँ पे? पूर्वी राजस्थान में। जो एक झुंड में पशु रहते हैं वो हमें मिलेंगे पश्चिमी राजस्थान में। इसका रीज़न ये है कि भेड़ या बकरी की हम बात करते हैं तो उनको खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें रोज़ सुबह चराने के लिए हमें खुला क्षेत्र चाहिए। खुला क्षेत्र वहीं मिल सकता है जहाँ वर्षा कम हो, कृषि कम हो, ऐसी जगह ही वहाँ पे सर्वाधिक ऐसे जानवर पाले जा सकते हैं। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे कि मान लो इन क्षेत्रों के अंदर मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मानव बसाव सर्वाधिक है, यहाँ पे खुली जगह नहीं है, खेतों का पार्ट छोटा है जिसमें मानव अपनी कृषि करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे 12 महीने लगातार खेती होने के कारण खुली जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ पर भेड़ बकरी इनका अनुपात सबसे कम मिलेगा। बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, यहाँ पे वर्षा कम है, वर्षा कम होने से नदियाँ कम चल रही है, नदियाँ कम चलने से फसलें कम हो रही है, वनस्पति कम है, तो जो वनस्पति घास के तौर पे उगती है, इनका उपभोग है वो भेड़ बकरी करती है, जिससे उनका भरण पोषण हो जाता है। हम बात करते हैं भैंस की, तो वो जानवर क्या है कि पूर्वी राजस्थान में इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि उनको एक जगह हम रख के भी पाल सकते हैं। तो पशुओं की बात करते हैं तो इसमें देखिए हम एक आधार के तौर पे देखते हैं, मानव जनसंख्या यहाँ पे सर्वाधिक मिलेगी, पशु जनसंख्या पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलेगी। संपूर्ण पशुओं की बात करते हैं जिसमें हमारे को देख लीजिए ऊँट देख लीजिए, भेड़ है, बकरी है, गधे है, ये हमारे को पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलेंगे। हमने सिर्फ यही देखना है इस वक्त कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश के आधार पे अगर हम पशुओं की भी बात करें तो ये पार्ट हमारा कैसे कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा था कि जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पशु सर्वाधिक मिलेंगे। भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, गधे है, ये हमारे को इस साइड में सर्वाधिक मिलेंगी। बात करते हैं भैंस की, तो हमारे को पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक मिलेगी क्योंकि वहाँ उनको एक जगह रख के पाला जा सकता है। बात करते हैं गाय की, वैसे उसका अनुपात सर्वाधिक हमें उदयपुर में मिलता है गायों का। उसके बाद में हम बात करते हैं अन्य पशुओं की, तो वो क्या है कि वातावरण के आधार पर और जिन जानवरों को खुले मैदान क्षेत्र की आवश्यकता होती है वो पश्चिमी राजस्थान में, जिनको एक जगह खड़ा रख के पाला जा सकता है वो हमारे को पूर्वी राजस्थान में मिलेंगे। यह है हमारी पशुओं की बात। अब हमारी एक बार टॉपिक की बात हो रही थी और वो हमारी बात रही थी राजस्थान में कृषि फसलों की। उसकी हमने कुछ चर्चा की थी। राजस्थान में जो मर्दा का हमने जो मानचित्र देखा था वहाँ पे हमने उसकी चर्चा की थी, लेकिन हम उसकी अगले जो मानचित्र है मर्दा का, उसी के आधार पर एक बार चर्चा फिर से करेंगे।
अब इसमें देख लीजिए जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश है। पहले वाले में हमने देखा था कि मैदानी प्रदेश के अंदर हमारे को सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक देखने को मिल रही थी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम देखने को मिल रही थी। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं पशुओं की, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक और पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में क्या मिलेगी, हमें पशु कम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि का जो हमने आधार लिया था वो लिया था मिट्टी, क्योंकि मिट्टियों का विभाजन किस प्रकार हो रखा है, वर्षा के आधार पे। मरुस्थल क्यों बना, क्योंकि वर्षा कम हो रही है, छोटे जानवर अधिक विचलन करते हैं, जिससे मिट्टी अपने छोटे छोटे कणों में विभक्त हो रही है, मरुस्थलीय क्षेत्रों का प्रसार हो रहा है। इसी के आधार पर हमने देखा था बलुई मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है, और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम, बलुई मिट्टी अधिक होने के कारण वहाँ पर वो फसलें बोई जाएगी जो कम वर्षा में अधिक पैदावार दे सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं बाजरा की, तो बाजरा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाएगा। हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं कच्छारी मिट्टी और प्लस वहाँ पे पानी की उपलब्धता सर्वाधिक हो, जैसे गंगानगर की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पे गेहूं उत्पादक हमारे को सर्वाधिक मिलेगा। बात करते हैं हम कपास की, तो जहाँ पे हमें काली मिट्टी का जो क्षेत्र मिल रहा है वहाँ पे जो कपास है वो सर्वाधिक होगा। कुछ इसके तथ्य हमें घग्गर नदी क्षेत्र में, हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी हमें कपास उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो कपास के अनुकूल है। दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ की जो काली मिट्टी है उसे कपास पैदावार की जो उत्पादकता है वो अच्छी होती है, इसलिए इस प्रदेश में कपास सर्वाधिक बोया जाता है। बात करते हैं गेहूं की, जहाँ पे कच्छारी मिट्टी है, जो नदियों का क्षेत्र है, वहाँ पे गेहूं हमारे को सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्षेत्र में प्रतिशत में हम बात, इसका जो टॉपिक आएगा कृषि फसलों का जब करेंगे, हम केवल संपूर्ण क्षेत्र को लेके हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ तथ्यों की बात होगी, जैसे मान लो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़, इधर भी गेहूं की उत्पादकता अधिक होती है। क्षेत्र विशेष में देखें तो गंगानगर है, जिले के अंदर क्षेत्र विशेष के अंदर तो पूर्वी राजस्थान है, और जिले के तौर पे देखते हैं तो गंगानगर है। यह तथ्य जो इनके हम जब कृषि फसलों का चैप्टर देखेंगे उसी टाइम पे इसकी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि गेहूं के लिए कच्छारी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और कच्छारी मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहाँ पे नदियों का जाल सर्वाधिक होगा, जहाँ पे नदियों द्वारा बाढ़ आने से नई मिट्टी बिछा दी जाती है जिसका नाम खादर होता है, वहाँ पे गेहूँ की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ये हुई हमारी गेहूँ की बात। करते हैं मूंगफली की बात। मूंगफली जो हमारे है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलेगी, क्योंकि इसके लिए मुलायम मिट्टी चाहिए, क्योंकि मूंगफली हमेशा ज़मीन के अंदर होती है, तो उसे मुलायम मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो इसीलिए मूंगफली का जो क्षेत्र किस साइड में मिलेगा, हमें पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो फसलें हैं वो मिट्टी के आधार पर डिवाइडिंग होगी, मिट्टी है वो भौतिक प्रदेश के आधार पर डिवाइडिंग होगी। फिर हम इसके बारे में फसलों की बात करते हैं तो वर्षा वितरण भी उनको प्रभावित करेगा। इन सब को हम संपूर्ण कृषि फसलों को भौतिक प्रदेश के आधार पर देखते हैं तो हमें मोटी मोटी जानकारी ये मिलती है कि जहाँ जैसी मिट्टी मिलेगी वहाँ वैसी ही कृषि की जाएगी। पूर्वी राजस्थान में गेहूँ, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा, दक्षिणी राजस्थान में कपास, इनकी बात करते हैं तो ये क्षेत्र विशेष में सर्वाधिक इधर बोई जाती है। फिर करते हैं हम मूंग वगैरह की बात, तो जो मूंग है वो हमारे को मिलेंगे नागौर में। फिर बात करते हैं जो है वो जयपुर साइड में मिल जाएंगे। यानी हर एक ज़िले को लेके हम चर्चा जब कृषि फसलों का टॉपिक आएगा तब विस्तार से करेंगे। अभी सिर्फ हमें यही देखना है कि जो क्षेत्र विशेष है, किस मिट्टी में, किस क्षेत्र में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जा सकती है। और हमने देखा था कि जो लोह अंश वाली मिट्टी है वहाँ पर भी कुछ गेहूँ की फसलें बोई जाती है, लेकिन जो क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान में कच्छारी मिट्टी में गेहूँ और मरुस्थलीय मिट्टी में बाजरा। इसके बाद में जैसे मूंग है, मोट है, गंवार है, चौंगला है आदि फसलों की बात हम जब इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तब इसकी पूरी डिटेल से हम इसकी जानकारी लेंगे। तो ये हुई थी हमारी संपूर्ण राजस्थान को मानचित्र सहित राजस्थान के 33 जिले और भौतिक प्रदेश को मद्देनज़र रखते हुए संपूर्ण राजस्थान का एक बार अध्ययन। अब हमारे को मान लीजिए क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि गेहूँ उत्पादक जो क्षेत्र है इसमें एक पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों का जोड़ा देता है और बाकी 3 ऑप्शन में पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान का हमें जिलों का जोड़ा देता है, तो हम सर्वाधिक उपयुक्त किस जिलों को मानेंगे, पूर्वी राजस्थान वाले को।
क्षेत्र विशेष की बात करता है तो मैंने कहा था ये तथ्यों के आधार पे है, तो हम इसका जब कृषि फसलों का टॉपिक आएगा इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जिलों के बारे में पूछ लेता है, सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, इनकी हम चर्चा करेंगे कृषि फसलों के टॉपिक में। जैसे मान लो कि गंगानगर है, वहाँ पे गेहूँ सर्वाधिक बोया जाता है। काली मिट्टी का क्षेत्र हाड़ौती वाला क्षेत्र है, लेकिन बात करते हैं कपास की तो हनुमानगढ़ सर्वाधिक कपास उत्पादन करता है। इन्हीं के आधार पे हम देखेंगे कि हमारे पास में जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, कृषि फसलों के कि सर्वाधिक कृषि फसल कहाँ किस जिले में बोई जाती है और उत्पादन किस जिले में हो रहा है। इनकी चर्चा हम विस्तार से खनिजों के कृषि फसलों के पार्ट में करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर मानचित्रों के आधार पे हमारी संपूर्ण ज्योग्राफी का एक बार मोटे तौर पे हमारे इसका अध्ययन कंप्लीट हुआ है। आगे हम विस्तार से राजस्थान ज्योग्राफी के एक एक पार्ट को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम सा।